Assalamu alaikum. Good morning. Welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? भाई आप रुक क्यों जाती है गुड मॉर्निंग कहते हुए? क्योंकि हम आपको मौका देते हैं, आप लेना ही नहीं चाहते, अब हम नहीं रुकते। हम चाहते कि नाजरीन के लिए हम अपना शो जो है वो फुल ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ पेश करें। आज के शो में क्या है हमारे पास? बिल्कुल जनाब, आज शो में बात करेंगे मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की फतह की, गाजा में जंग बंदी और ट्रम्प की हल्फ बर्दारी की, सियासत की दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं, समंदर पर पाकिस्तानियों के क्या मामलात चल रहे हैं, और साथ ही साथ शो में शामिल होंगे स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान से जुड़े कुछ खास मेहमान। तो देखते रहिए राइज एंड शाइन। ये तो ड्राइविंग के यानी ऐसे आपने शायराना अंदाज में आपने पूरे शो का अहवाल बताया। देखिए, एक मैं सरवत हूँ और एक हमारी राइटर सरवत है जी। तो आज की अच्छी बात जनाब बताते हैं लोगों को। Forgiveness gives us the freedom to stay and the freedom to walk away. आपको पता है ना, हमारे दिलों में बहुत सारे ऐसे दर्द बंदे होते हैं और जिनकी वजह लोग होते हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया होता है, और हम सारी ज़िंदगी हर्ट होते जाते हैं बिकॉज वो हमारे दिल में होते हैं। तो जब तक आप उनको माफ़ नहीं करेंगे वो आपके दिलों से नहीं निकलेंगे। तो ज़ोहेब, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ना करता गुनाहों का की माफी मैंने मांग भी ली, आपने कर भी दी। मैंने कर दी। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, चले तो अब आई हैव नो रिग्रेट। ओके, ठीक है। पहली टॉप स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के वकील बनने के लिए तैयार हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हलफ बर्दारी आज होगी। तकरीब के लिए खानदान के हमरा वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नए सदर से हलफ लेंगे। अमेरिका को बदउन्वान एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और आने से पहले, हलफ उठाने से पहले जो उन्होंने अभी ये तकरीर की है उसमें भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की है जो कि एक कुछ लोगों के लिए शॉकिंग भी है कि अब ये क्या होने जा रहा है यूएस में। तारिकीन वतन के मामले पर तो वो बात करते ही रहते हैं। फिर उन्होंने ये जो क्रेडिट है गाजा जंग बंदी का उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी कोशिशें रंग ले आई हैं। गाजा जंग बंदी में जो किरदार अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और हमारे रिपोर्टर्स भी, हमारे साथ एनालिस्ट भी थे, उन्होंने भी बताया कि वाक़तन डोनाल्ड ट्रंप का इसमें बड़ा किरदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री रैली से खिताब किया है। कहा गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमदोरफ्त को सरहदों पर रोकेंगे, सरहदों को महफूज बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुआहदा पहली बड़ी कामयाबी है। वाकई ये क्रेडिट मेजरली ट्रंप को जाता है। 465 डेज प्लस हो गए थे, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसका कोई रोकना नहीं हो रहा था। अच्छा, ट्रंप के होने से अ लॉट ऑफ वो जो उनकी अपनी जो चीज़ें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, वो हमें तो लगती है कि हाय ये गलत है, बट एक्चुअली उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें ना, पाकिस्तान से इतने लोग जाते हैं वहां जाके बच्चे पैदा करते हैं, उनकी नेशनैलिटी ले लेते, भाई क्यों? तो जाहिर है अगर वो इस बारे में सोच रहे हैं तो अपने मुल्क की मफाद के लिए वो सोच रहे हैं। क्योंकि फिर आप उनकी जितनी भी जॉब्स हैं वो सारे और इंटरनेशनल लोग लेते हैं। और देखिए जो अप्रोच उनकी रही है वो खुलेआम रही है। उन्होंने कोई ढका छुपी बात नहीं है, नेशनलिस्ट उनकी अप्रोच है। और वो यूएस के मामला वो कहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वहीं पर उन्हीं लोगों पर ज्यादा खर्च होने चाहिए। तो उनका फोकस इकोनॉमी पे, और लोगों ने उनको वोट भी दिया। आगे बढ़ते हैं। गाजा में कई घंटों की ताखीर के बाद जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। अभी परसों से जब ये खबर आई तो उसके बाद भी हमले जारी रहे। फिर कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिला था नेतन्याहू की कैबिनेट से, और फिर उसके बाद ये खबर आई कि कैबिनेट से अप्रूवल हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमले जारी रहे। लेकिन खैर अमल दरामद का आगाज हो गया। हमास ने पहले रोज 3 इस्राएली खवातीन यरगमालियों को रिहा कर दिया है। यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए इसराइल उन्हें पहुंचा दिया गया है। इसराइल ने भी 90 फलस्तीनियों को रिहा किया है। रिहा होने वालों में 21 बच्चे और 69 खवातीन शामिल हैं। शहरियों ने इसराइल की कैद से रिहा होने वालों का शानदार इस्तकबाल किया और मज़ाहमत के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो फाइनली ये हो गया। कितना अच्छा ये मौका है। और अब देखिए इसमें सैड यादें भी हैं, ये अजीब सी कैफियत है। बिल्कुल, इट्स अ बिटर स्वीट फीलिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें जो नुकसान हो गया है, बच्चे, इतने घर जो बर्बाद हुए, इतने खानदान जो डिस्प्लेस हुए, उनका कोई हिसाब किताब तो नहीं लगाया जा सकता, बट एट द सेम टाइम जो और जानें बच सकती थी वो बच गई। जो खुशी का लम्हा जब आता है ना, वैसे भी आपको फिर अपनी वो याद आती हैं, और पुराने लोग जो आपके साथ छोड़ चुके होते हैं, मेमोरी वो होती है। बिल्कुल। तो ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी, इस पर भी हम शो में आज बात करेंगे तफसीली तौर पर। तीसरी हमारी टॉप स्टोरी ये कि जाती उम्रा में सियासी गपशप हुई है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बैठक हुई है और वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात और मुतालबात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीटीआई के साथ डायलॉग का रास्ता अपनाने पर इत्तेफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों से भी आगाह किया है। तो मियां नवाज शरीफ को लूप में लिया गया है और वैसे भी होंगे, वो कॉन्स्टेंटली वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ब्रीफ किया गया है कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे हैं और मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि मुतालबात सामने रखने के बाद जरा हुकूमत को ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बिल्कुल, देखिए हमारी तो दुआ यही है कि जो भी मुज़ाकरात हो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी हो और ये जल्द अज जल्द आगे जाए ताकि हम अपनी इकॉनमी पे फोकस कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम ज़रा मौसम की सूरत हाल देखते हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और सराउंडिंग्स में शदीद स्नोफॉल हो रही है। बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा भी है। किला अब्दुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। क्वेटा, चागी, नौशकी, खारान और पश्चिम में भी बारिशों की प्रेडिक्शंस है। लिया कोल्डेस्ट प्लेस बन गई है जहां टेम्परेचर -9 रिकॉर्ड किया गया है। दैट्स इनक्रेडिबल। स्कर्दू, मालम जब्बा -4, हुंजा और पाराचनार -3 रिकॉर्ड किया गया है। तो यानी आप अपनी स्क्रीन्स पे भी देख सक रहे हैं कि पूरी वाइट चादर जो है वो पाकिस्तान में फैल गई है। बिल्कुल, बड़े हसीन खूबसूरत मनाजिर हो गए, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ज़रा मुश्किल का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज। अब क्या करें, पहले क्या बात करनी है? हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, जब खुशखबरी की बात हो तो क्रिकेट पे चलते हैं। हाँ जी, खुशखबरी एक हमें मिली है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट से मुतालिक वेस्ट इंडीज़ को हमने शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने तबाहकुन बॉलिंग की है। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से शिकस्त दे दी है। मेहमान टीम के तमाम खिलाड़ी स्पिन जाल का शिकार बने हैं और साजिद खान आप देख रहे हैं किस तरह उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं। तू चल बे आया के मज़दाक वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन थे वो ड्रेसिंग रूम जाते रहे। 251 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ टीम 123 रन पर हिम्मत हार गई। दूसरी इनिंग्स में साजिद खान ने 5 विकेटें हासिल की, अबरार ने 4 विकेट्स ली, नुमान अली ने 1 शिकार किया। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार पाए और कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर आउट हुई। कप्तान शान मसूद 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और हरिकेन जो है उनके एक स्पिनर हैं, वेस्ट इंडीज़ के नए स्पिनर हैं, यंगस्टर ही है कह सकते हैं, उनको इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की और 7 खिलाड़ियों को दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की आउट किया। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने स्पिनर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। तो इस वक्त में हमें याया हुसैनी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे शो का हमेशा हिस्सा रहते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सरवत आपका और वालेकुम अस्सलाम और ज़ोहेब अस्सलाम वालेकुम। और मुझे लग रहा है सरवत आजकल ज़ोहेब जो है ना वो मैच देख नहीं रहे, सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी ब्रेक में जाएंगी ना तो मैं ज़ोहेब को कहूंगा कि ये जो वॉरिकन की बात कर रहे थे, अच्छा उनकी तस्वीर आपके साथ ये बिल्कुल शेयर करें। और ये जो भी कह रहे थे ना कि ही लुक्स यंग एंड काफी नए लग रहे हैं, तो इस तस्वीर को आप जरूर देखिएगा वॉरिकन की और उसके बाद आप जरूर। मेरे कंसर्न कुछ और है आज। देखिए मैं तो टेस्ट क्रिकेट से नफरत होती जा रही है, यकीन करें मुझे, मैं आपको सही बता रहा हूँ एज ए टेस्ट एज ए फैन। देखिए ये कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। आपकी विकेट इस तरह की है कि स्पिनर्स नई बॉल पकड़ रहे हैं, एक तो ग्रिप करना स्पिनर्स के लिए मुश्किल होता है नई बॉल को, चले ग्रिप कर ली, ड्रिफ्ट हो रही है बॉल, इतनी बड़ी टर्न हो रही है, ये हो क्या रहा है, स्पिन हो रही है बॉल। क्रिकेट का तो हालत ही खराब कर दिया। अगर आप ऐसे मैच जीतेंगे तो हर टीम अपने होम ग्राउंड पर इस तरह की विकेट्स बनाएगी, बैट भी रही है बॉल। बताएं इसके बारे में, मुझे तो मजा नहीं आया बिल्कुल भी। ठीक है, जीत गया पाकिस्तान। पता नहीं, मैं सोच रहा था और आपने वो अल्फाज अपनी जबान से अदा कर दिए। मैं आज इसी हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी जो लाइन है वो क्या है, लेकिन आपने खुलासा कर दिया है। मैं आपसे बिल्कुल टोटली डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि कल से मैं ये लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि यार ऐसी पिचेस का क्या फायदा, और इन पिचेस के ऊपर हम स्पिनर के साथ बॉल डालकर मैच जीत गए हैं, और मैच जीत गए हैं तो बाहर जाकर हमारा क्या होगा।
तो बात दरअसल ये, हम किसी हाल में खुश नहीं रहेंगे जोएब, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए, होम टीम, होम ग्राउंड, होम एडवांटेज किसी चीज का नाम होता है। चाहे श्रीलंका की बात, पाकिस्तान की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे इंडिया की बात हो, ये वो सब कॉन्टिनेंट की पिचेज हैं जहां पर घुटने से नीचे ही आएगा बॉल, जहां पर सीने की हाइट आएगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर चूंकि फ्रेश पिचेस होती हैं, लोग कम होते हैं, मैचेस कम होते हैं, वहां पर आपको इस तरह का एटमॉस्फेयर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है, स्टेडियम बहुत कम है, फिर कुछ एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर ऐसा ही होगा। और वो जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पर इस तरह की पिचेस के ऊपर जो है हम खेल कर जो है क्या फास्ट बॉलर पैदा करेंगे, भाई इसी सरजमीन पर इमरान खान पैदा हुए, फजल महमूद मरहूम पैदा हुए, सरफराज नवाज पैदा हुए, वसीम अकरम पैदा हुए जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 500 आउट किया, बोरे वाला अख्तर वकार यूनुस पैदा हुए, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में तेज तरीन बॉल डालने वाले शुएब अख्तर यहीं पैदा हुए, मोहम्मद शमी जिनको कराची एक्सप्रेस कहा जाता है वो भी यहीं पैदा हुए। तो ये मुझे क्रिकेट से नफरत हो गई है। बात दरअसल ये कि आपकी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो ढेर हो जाती है, फास्ट बॉलिंग उनसे खेली नहीं जाती, स्लिप है उनकी लग रही होती। जनूबी अफ्रीका में 5 साल के बाद आप जाकर खेलने जाते हैं तो वहां पर जो है आप आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड जाते हैं आप टीम एंड स्विंग कंडीशन में, वहां पर आपकी टांगे हिल जाती हैं। न्यूजीलैंड में जो है आपको बैटिंग करना मुश्किल हो जाती है। तो भाई जो जिस तरह की चीजें हैं वैसे ही होगा। अभी तो इस मैदान पर हम 3.5 साल से हार रहे थे, इंग्लैंड को हमने हराना शुरू, अगर हार जाए तो मसला, जीत जाए तो मसला, तो जाए कहाँ। आई एग्री विद याया, अगर हम ये मैच हार जाते तो विकेट और स्पिनर्स को कुछ नहीं कहा जाता, टीम को कहा जाता। अच्छा ये बताएं, शान मसूद की कैप्टनसी के ऊपर क्या कहेंगे? उनकी कैप्टनसी की अहमियत इस शो, क्या कैप्टनसी मुझे बताएं, क्या कैप्टनसी आप मुझे बताएं। स्पिनर को लगाया, क्लोजिंग थोड़ी फील्डिंग ली, स्लिप ले ली, ये क्या कैप्टनसी बताएं? या बताइए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सरवत शान मसूद को कप्तानी करने का यहाँ पर मौका मिला और उनका किरदार जो था वो नाम के कप्तान का ही था इस टेस्ट मैच में। कभी वो साजिद को बुलाकर गेंद दे रहे थे, कभी वो नोमान को बुलाकर गेंद दे रहे थे, और 2-4 ओवर में विकेट नहीं गिरती थी तो वो अबरार की तरफ देखते थे, कहते थे आओ तुम भी हाथ धो लो इस धरती के अंदर। और बात दरअसल ये कि मैं तो हैरान रह गया जब वेस्ट इंडीज की टीम ने अपनी इनिंग की शुरुआत की तो 4 ओवर में उनके 4 बैट्समैन आउट हो गए थे। और कल वेस्ट इंडीज के बैट्समैन है सिंक्लेयर, जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, मुझे हमारे फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब ने एक वीडियो भेजी फेसबुक की, मैंने उसको ओपन किया तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। जब वो आ रहे थे तो सलमान अली आगा ने उनको कहा वेलकम ब्रदर, तो आई एम कमिंग इन ग्रेवयार्ड, मैं कब्रिस्तान में आ गया हूँ खेलने के लिए। ये सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन है। लेकिन देखिए बात दरअसल ये है कि कोई दो राय नहीं है, हम होम टीम है, हम अपनी एडवांटेज को मद्देनजर रखते हुए पिचेस को प्रिपेयर करेंगे। और अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान पहला ओवर ही जो है स्पिनर से डलवा रहा है, यहाँ पर तो वेस्ट इंडीज ने जो है वो मोटी के साथ पहला ओवर करवाया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, याया वैसे मुझे और आपको भी अगर मौका मिल जाए ना इस विकेट पे बॉलिंग खास तौर पे, तो हम भी 3-4 विकेट तो ले लेंगे। अच्छा सुने, मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान की बैटिंग रही, ठीक है हमारा एडवांटेज है, लेकिन पाकिस्तान तो स्पिन को फिर भी कहीं ना कहीं 2-4 प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इसमें तो हमारी बैटिंग भी फ्लॉप हुई है। दूसरी इनिंग्स में आप देखें किस तरीके से हम खेले, तो ये तो वेस्ट इंडीज के पास भी मैच जा सकता था अगर थोड़े बहुत हम वेस्ट इंडीज के पास जरा से बैट्समैन फर्स्ट क्लास ही खेलने वाले होते तो। देखिए ये बिल्कुल आपने सही बात की, मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करूंगा, आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि टेस्ट मैच के पहले दिन जब मोहम्मद रिजवान आए, रिजवान ये बोले कि इस तरह की पिचेस के ऊपर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, टेस्ट मैच 3 दिन से ज्यादा जाएगा नहीं, और उन्होंने कहा कि हमारी एवरेजेस भी जो है वो नीचे आएंगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर आपके बैट्समैन ऐसी पिचेस पर नहीं खेल सकते जहां पर तेज बॉल करने वाले बॉलर हों, और ऐसी पिचेस पर नहीं खेल सकते स्पिनर बॉल कर रहे हों। देखिए पाकिस्तान का तो समझ आता है, नोमान ने पहली इनिंग में 5 आउट किए, साजिद ने जो है वो इस मैच को 27 ओवर में 115 रन देकर आउट किया, और आखिरी 3 टेस्ट मैचों में उनके 2 मैन ऑफ द मैच हो गए हैं। आखिरी 3 टेस्ट मैचों में वो पाकिस्तान के लिए 27 टेस्ट विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो साजिद, नोमान, मिस्ट्री स्पिनर अबरार की मौजूदगी में वेस्ट इंडीज के मसाइल
वेस्ट इंडीज की परेशानियां तो आपको समझ आती हैं, जहां पर उनके पास कुछ ज्यादा बड़े नाम के बैट्समैन है नहीं। लेकिन पाकिस्तान को किस बात की परेशानी है? यहाँ पर जो आपकी बैटिंग लाइनअप है पिछले 3 साल से यही बाबर आजम, शाह, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान आगा यही खेल रहे हैं। लेकिन अगर ये इन स्पिन पिचेस के ऊपर भी हसरत यास की तस्वीर बन जाएंगे, इन स्पिन पिचेस के ऊपर भी करते हुए आपको दिखाई देंगे, तो इंतहाई माजरत के साथ फिर इनको आपने किधर खिलाना है? सही सही सही। अच्छा, या ये भी बताइए, बाबर आजम आपको लग रहा है कि फॉर्म में वापस आ रहे हैं? पहले उन्होंने 50s में बनाए, फिर वो 80s में रन आ गए हैं। सो इज ही कमिंग बैक इनटू हिज ओरिजिनल फॉर्म जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? सरवत, आप भी मुझे बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता कि फॉर्म किसको कहते हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका में 4 इनिंग में 3 93 किए थे, और यहाँ पर पहली इनिंग में उन्होंने 20 गेंदों पर 21 गेंदों पर 8 रन किए। दूसरी इनिंग में उन्होंने 11 गेंदों पर 5 रन किए। तो दोनों इनिंग में लगभग उन्होंने 13 रन बनाए। तो आप तो इसको फॉर्म कहती हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ये फॉर्म नहीं, वो कह रही है कि बताइए डायरेक्टर साहब। उनके खेलने के अंदाज से लग रहा है, यानी खेलने के अंदाज से उनको लग रहा है कि शायद वो जो है ना कुछ रिदम में आते जा रहे हैं। नहीं, उनके साथ कंपनी ने मायदा किया है ना। इससे पहले वो ग्रे निकल के बैट से खेलते थे, और अब वो सीए कंपनी के बैट से खेलते हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि 1 साल में सीए कंपनी उनको 7 करोड़ रुपए देगी इस बैट से खेलने के। और अगर वो 50 करेंगे तो अलग पैसे हैं, 100 करेंगे तो उसके अलग पैसे हैं। अच्छा, तो अब आप सोच लीजिए। और करनी होगी। नहीं, अच्छा, मुझे ये बताएंगे आया कि हमारे जो जैसी भी विकेट थी, ठीक है, और पाकिस्तान में ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो अब ये जो 3 स्पिनर्स हमने खिलाए और उन्होंने परफॉर्म भी किया है, तो इनमें से कौन से स्पिनर्स आप ओडीआईज में देखते हैं कि उनकी जगह बनती है? देखिए, यहाँ पर आपके पास जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार हैं, वो आपकी व्हाइट बॉल टीम में शामिल हैं। फिर उसके अलावा सुफियान मुकीम जो हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, और सलमान आगा हमारे तीसरे स्पिनर हैं। लेकिन जिस तरह की साजिद ने बॉलिंग कर दी है, हमने कोई इंग्लैंड तो खेलने जाना नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी। हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया तो जा नहीं रहे। तो जो हालात और वाकयात हैं, उसके साथ मुझे लगता है कि साजिद की आपकी टीम में जगह बनती है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग, बल्कि उनकी एनर्जी भी हमें जरूरत है। वो जो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, वो जो एक साइन बनाते हैं, कल बाबर और रिजवान भी उनके साथ वो साइन बना रहे थे। मैं उससे भी हटकर बात करूंगा कि वो एक फील्ड में होंगे तो रन बचाने के लिए भागते हुए आपको दिखाई देंगे, बैटिंग करेंगे तो वो लड़ते हुए दिखाई देंगे, बॉलिंग में वो किसी फास्ट बॉलर की तरह जो है बैट्समैन को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए, टीम को चाहिए उनका। बिल्कुल। अच्छा, या बताइए, आपने नेशनल स्टेडियम विजिट किया, आपका विजिट कैसा रहा? क्या क्या तामीराती काम आपने देखे वहाँ होते हुए? किस जगह पे पहुंची है अभी स्टेडियम की सारी रिनोवेशन? बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग सरवत, अगर आप किसी आम आदमी से बात करें या किसी क्रिकेट को समझने वाले से बात करें, तो वो तो एक आम जायजा ही आपको पेश करेगा कि ये 14 अरब रुपए आपने लगा दिए हैं लाहौर, कराची और पिंडी के स्टेडियम के ऊपर। देखिए, बात दरअसल ये है कि एक चीज होती है गुफ्तगू करना, एक चीज होती है कि सिर्फ तनकीद करना। मैं उस वक्त भी गया था नेशनल स्टेडियम जब नसीमुल गनी और इकबाल को गिराया गया था, और शायद मैं भी उन लोगों में शामिल था जो कि ये कह रहे थे कि यार जरा ये हमने जल्दी कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बना लेते तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैं नेशनल स्टेडियम गया शो करने के लिए वहां पर, तो मैं वहां जाकर बहुत अच्छा खुशगवार एहसास मुझे हुआ, और बिल्कुल एक नया मैंने देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये थी कि नई बिल्डिंग तो नेशनल स्टेडियम कराची में बन ही रही है, लेकिन वो जो अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं ना, वो कहते हैं कि हाथ और खाने की। और तो आप जब नेशनल स्टेडियम कराची में, मैं उम्मीद करता हूं कि 3 मैच हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, किसी एक मैच में ज़ुहैब भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, और जाएंगे भी आप। वीआईपी बॉक्स वाले लोग हैं ना आप तो वीआईपी नहीं, हम आवाम के साथ बैठेंगे, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में जाके मैच देखेंगे, तो आप डेफिनेटली जाकर एक तो एंजॉय करेंगे। तो हम तो चाह रहे थे या कि आपके साथ विजिट करें, ताकि एक अच्छी हमें आप इंट्रो भी दें और इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, क्रिटिक हो, लोगों तक रसाई भी हो जाए। क्या कहते हैं? पीसीबी तक रसाई भी हो जाए, ऑफिशियल्स तक।
आप तो पाकिस्तान की स्टार हैं, आपको तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा जोहेब दोस्त जो है, ये बेचारा गरीब नहीं, आदमी है, नहीं, सर। इसके लिए मैं टिकट कर मैं दूंगा। यही कह रहा हूँ, टिकट नहीं, मैं कह रहा हूँ पीसीबी तक रसाई हो जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो पीसीबी तक रसाई हो जाएगी। सुना नहीं आपने? चले, जबरदस्त याया, थैंक यू सो मच। लेकिन हम आपके साथ जाएंगे जरूर। हाँ बिल्कुल। याया हुसैनी, बड़ा याया हुसैनी से बात करके, जर्नलिस्ट। हाँ, thank you। बहुत जी, हमारा शो इनकम्प्लीट होता है स्पोर्ट्स सेगमेंट में याया के बगैर। क्रिकेट पे इस तरह तबसरे और सवालात जो है ना वो बहुत कम ही होते होंगे कहीं। वरना और बड़े बड़े दिल सीरियस से आए सवालात हुए होते हैं। होते और हंसी खुशी में टाल जाते हैं हम। तो नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा। विल बी बैक विद मोर व्यूज एंड न्यूज। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ अमेरिका जी बिल्कुल, दुनिया के नक्शे पर दो अहम पेशरफ्त हुई हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहे हैं आज, और दूसरी तरफ गजा में जंग बंदी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। कई घंटों की ताखीर के बाद बिलाखिर गजा में जंग बंदी का भी आगाज हो गया है। तकरीबन 4 घंटे ताखीर के बाद हमास की जानिब से इसराइली बुगवियों के नामों के ऐलान के बाद गजा सीज फायर मुआहदे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया है। हज़ारों फ़लस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम भी शुरू हो गया है। लुटे पिटे फ़लस्तीनी बचे कुचे सामान के साथ तबाह हाल घरों को वापसी के मुंतज़िर हैं। दूसरी तरफ नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब भी आज मुनक्किद की जा रही है। अमरीका में शदीद सर्दी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब इंडोर होगी। ट्रंप कैपिटल हिल के सामने ओपन एयर के बजाय बिल्डिंग के अंदर हॉल में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीबात 4 रोज तक जारी रहेंगी। तकरीबात हफ्ते के दिन से शुरू होकर मंगल तक जारी रहेंगी। इस दौरान म्यूजिक शो भी होगा, आतिशबाजी के मुजाहरे भी होंगे और रैली भी निकाली जाएगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि मुल्क में सर्द मौसम के बायस अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। अब ट्रंप ने जो ऐलानात किए हैं, जो उन्होंने खिताबात किए हैं, उसमें बहुत सी अहम बातें की हैं और उनकी क्या पॉलिसी होगी इस पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू करते हैं। फैसल अली हमारे नुमाइंदे 365 वाशिंगटन से अपडेट कर रहे हैं। आइए चल के सुनते हैं। जी बिल्कुल, अमरीकी सदारती तकरीब हल्फ बर्दारी को लेकर गैर मुल्की जो लोग शिरकत कर रहे हैं, उसमें बिलखुसूस वो ममालिक शामिल हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इत्तहादी कहलाए जाते हैं, इनके रहनुमा, और ये सख्त गिर रहनुमा भी करार दिए गए हैं, जैसे कि इटली की मौजूदा वज़ीर आज़म है, और अर्जेंटाइन के इसी तरह से साबिक सदर, और इसी तरह से इक्वाडोर के रहनुमा जो हैं वो इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही जो साउथ एशिया से अहम इत्तहादी ममालिक के नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं, जैसे कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा इस तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह से चीन के सदर शी जिनपिंग को ज़ाती हैसियत में दावत दी गई थी, ताहम उनके वाइस प्रेसिडेंट इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड तैनात है। 5000 के लगभग इनके अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। एयर स्पेस 30 माइल्स के रेडियस में मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएगी, और सीक्रेट सर्विस तमाम सिक्योरिटी इकदामात की सरबराही करेगी। और उसके साथ गुज़श्ता रोज़, क्योंकि मौजूदा नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच की थी, इनाग्रेशन ईव जिसे कहा जाता है, उसके मौके पर अपना पॉलिसी बयान दिए थे कि वो हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद ही कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करेंगे, और जो उनका बुनियादी एजेंडा था जिसमें मैस डिपोर्टेशन थी जिसमें थी, और उसके साथ बिलखुसूस कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे वो उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद शुरू करा देंगे। जी बहुत शुक्रिया। फैसल अली हमें वाशिंगटन से अपडेट कर रहे थे, और वहाँ क्या इस वक्त माहौल है ये बता रहे थे। जी बिल्कुल। अब जरा गाजा की तरफ अगर हम चले, गाजा और ओवरऑल ट्रंप की हलफ बर्दारी और गाजा की सूरत। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है हामिद खान ने, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर ये बताइए, गाजा में 15 माह बाद जारी करी हुई ये सारी जो वॉर हो रही थी, उस पे सीज फायर लग गया है और इसका आगाज़ हो चुका है। ट्रंप ने अपना जो अपनी ऑफिस संभालने से पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं वॉर्स के अगेंस्ट हूँ, और वो उन्होंने प्रॉमिस पूरा किया है। तो क्या लगता है आपको कि अब इस डायरेक्शन में कहाँ जाते हुए देख रहे हैं इस मामले को, व्हेन इट कम्स टू गाजा सीज फायर? क्या ये देर पा साबित होगा? जी सरवत, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि
15 माह में जिस बर्बरियत और जुल्म और सफाकियत इसराइल ने दिखाई और गजा पे जो क़यामत ढाई, वो पूरी दुनिया ने बड़ी बेबसी और मैं समझता हूँ लाचारगी से देखी। और उसकी सबसे बुनियादी वजह जो था वो अमेरिका की पुश्तपनाही ही थी। जो बाइडेन इंतजामिया का जिसको कहते हैं ना साथ देना था, जिसकी बिना पर इसराइल ने इतनी बर्बरियत दिखाई। और जो ये मुआहिदा हुआ है सीज फायर, ये खुशाइंद है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर खुद इसराइल के अंदर भी बड़े सारे सवालात उठ चुके हैं कि ये कितना देरपा होगा। और उसके अंदर जब तक सदर ट्रंप जो कि अमन की बात करते हैं, सदर ट्रंप जो जंग ना करने की बात करते हैं, अगर वो 2 रियासती मंसूबे की तरफ बात नहीं बढ़ाते, यानी फलस्तीन की मौजूदगी को तस्लीम नहीं करवाते, तो ये अमन जो है ये देर पा नहीं हो सकता। ये 4-6 माह बाद भी दोबारा जंग छिड़ सकती है, साल बाद भी दोबारा जंग छिड़ सकती है। अगर सदर ट्रंप ने, मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना नाम अमन के हवाले से लिखवाना है, तो उनको फलस्तीन का और इसराइल का जो 2 रियासती हल का मंसूबा है, या ऐसा पुरअमन हल का मंसूबा जो फलस्तीनियों और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी काबिल कबूल हो, उसको अमली तौर पर अमली और जामा क्या इस पहनाएगा। पोजीशन में होंगे? जैसे आपने भी कहा और हमने भी देखा, ये गुज़िश्ता 3-4 दिनों में बड़े रिलक्टेंट थे नेतन्याहू, कैबिनेट से अप्रूवल नहीं हो रहा था, जंगबंदी के बाद यानी मुआहिदा होने के बाद भी हमले जारी थे। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इसराइल और अमरीका जिस तरीके से आप देखें कि उनके मफादात मुश्तरका तौर पर भारत और फिर दीगर मुल्कों की तरफ जो पॉलिसीज उनकी चल रही है, वहाँ उसको ज़रूरत है इसराइल की यूएस को और यूएस को इसराइल की। तो ये कैसे मामला लेके चलेंगे वो अपने इनके साथ? बिल्कुल ज़ुहैब, आपने ठीक कहा। सबसे अहम बात ये है कि एक जानिब तो जो है वो नेतन्याहू के वज़रा ग्रेटर इसराइल का नक्शा दिखाते हैं, जिसमें लबनान के कुछ इलाकों पर कब्जा, जॉर्डन के कुछ इलाकों पर कब्जा, शाम के इलाकों पर कब्जा, और अपनी सरहदें जो हैं वो मिस्र और सऊदी अरब तक फैलाने की बातें हैं। तो उसके हवाले से तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एक बात देखनी होगी, वो ये कि जो दुनिया के अंदर अगर खित्ते के अंदर अब ये अमन नहीं आया, तो ये खित्ता एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने की वजह भी बन सकता है। सो इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर अमेरिका चाहे, तो मैं बार बार समझता हूँ कि जो बाइडेन इंतजामिया चाहती तो ये जो सीज फायर है ये साल पहले भी हो सकता था। सो अगर अमेरिका चाहे और अमेरिका ये बात समझ ले कि पूरी दुनिया में अमन के लिए जरूरी है, और ऐसा अमन जिसके अंदर इंडिया या बाकी ममालिक के मुफाद को नहीं देखना, बल्कि ये देखना है कि दुनिया जो है वो किसी बहुत बड़ी तीसरी आलमी जंग की खतरा मोल नहीं ले सकती, तो अमेरिका को अपना किरदार अदा करना होगा, वरना बिल्कुल सूरत हाल जो है ये बड़ी आर्जी साबित होगी। हामिद साहब, ये भी बताइए, क्या ट्रंप की वापसी से मशरिक़ वुस्ता में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को की जा सकती है? देखिए, यही वो तब्दीली है जिसको मैं बार बार कंसीडर करता हूँ। वो यही है कि अगर तो 2 रियासती हल की तरफ बात हो जाए, तो फिर तो जो है वो बिल्कुल अरब ममालिक के साथ शायद दोबारा से इसराइल के ताल्लुकात भी बन जाएं, इसराइल को तस्लीम भी कर दिया जाए, लेकिन इसके बिना कोई बड़ी तब्दीली नामुमकिन है जब तक फलस्तीन का क़याम अमल में ना आए, वरना कोई ऐसी तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि खित्ते में दोबारा कशीदगी। आमिर साहब, ये बताइएगा कि ट्रंप की अपनी पोजीशन ठीक है, वो इलेक्शन के जरिए आए हैं और बड़े पॉपुलर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और वो डीप स्टेट जो भी आप उसे नाम दे दें वॉशिंगटन में या फिर यानी उनको पेंटागन की तरफ से वो सपोर्ट नहीं है और बड़ी तशवीश है। अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी या फिर मुख्तलिफ लेवल्स में जो लोग काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, या आम अमेरिकन क्या सोच रहे हैं? तशवीश का शिकार है या फिर वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिसीज लेकर चलेंगे वो मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी, इस दुनिया की बेहतरी के लिए होंगी? देखिए, दुनिया के अंदर तो जो हालात हैं ही हैं, खुद अमरीकियों के अंदर भी 2 तरह की राय हैं। एक वो है जो अमरीकी जो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़े सख्त गीर हमायती हैं, वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शायद अमेरिका की तारीख के कामयाब तरीन सदर साबित होंगे। टैक्सेशन के हवाले से, अमरीकी अवाम को और इकॉनमी को दोबारा ट्रैक पर लाने के हवाले से, अमरीका का जंगों पर पैसा ज़ाया ना करने के हवाले से, अमरीका का पैसा जो है वो नेटो और यूरोप और यूक्रेन की जंग के अंदर जो है वो खर्च ना करने के हवाले से। लेकिन वहीं पर जिस तरह आपने कहा, पेंटागन और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ अपने फैसले करेगी, और उसके अंदर बड़ी सारी तशवीश तो अभी से दौड़ गई है जब वो बात करते हैं कि नेटो के साथ हम अपना हिस्सा जो है वो बहुत छोटा कर देंगे, नेटो ममालिक से भी हम पैसे लेंगे,
اور اسی طرح ماحولیات کے حوالے سے، اسی طرح دوسرے ممالک پر تعلقات کے حوالے سے، رشیا کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ایک طرح سے اب نارمل حالات کے تعلقات تو نہیں ہوں گے، لیکن امریکہ کے اندر بطور امریکی صدر وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پاس آخری موقع ہے. امریکہ میں 2 بار سے زیادہ کوئی بھی شخص صدارتی مدت نہیں رکھ سکتا. اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کریں گے کہ جس طرح بھی ہو وہ اپنے ایسے اقدامات کر جائیں جس سے ہمیشہ کے لیے ان کا جو ہے وہ ایک مختلف صدر کی حیثیت سے نام جو ہے وہ یاد رکھا جائے. اور اس کے لیے وہ بالکل ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ کی ٹکر کو رکھے. حامد خان صاحب یہ بھی بتائیے، افغانستان اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ نہیں رہا. اس بات کے بھی خدشات ہیں کہ آیا ٹرمپ کے دور صدارت میں پاکستان امریکی ایجنڈے میں اہمیت رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا سروت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان امریکی ایجنڈے میں یا امریکہ کی نظر میں بالکل اہمیت کھو دے. بالکل افغانستان جنگ میں جس طرح امریکہ نے اپنا ایگزٹ کیا اس کے بعد پاکستان کی اہمیت کم ہوئی ہے، لیکن خطے کے اندر ایران کے ساتھ معاملات ہو جائیں، چائنا کے ساتھ معاملات ہو جائیں، نیوکلیئر اسٹیٹ ہے پاکستان، بالکل عرب اسرائیل صورتحال ہو جائے، پاکستان کی بطور ایٹمی طاقت ایک ایٹمی ملک کے حوالے سے حیثیت ہو جائے، پاکستان کی حیثیت کم نہیں ہوتی ہے. اسٹریٹجیکلی پاکستان کے معاملات ہیں، کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا سٹانس ہے. لیکن یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسے تعلقات چاہتا ہے جس کے اندر اس کی دوبارہ سے پاکستان کے اوپر ایک طرح سے کنٹرول ہو، خارجہ پالیسی پر یا اثر انداز ہونے کی کوشش ہو. تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی کامیاب اب نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان ڈیپینڈ نہیں کرتا امریکہ پر. پاکستان نے اپنے لیے متبادل ذرائع بھی ڈھونڈ رکھے ہیں، اور یہی ایک کامیاب خارجہ پالیسی اور ملک کو چلانے کے لیے خود مختاری بہت ضروری ہے، اور پاکستان اس وقت اس پر اچھا یہ بتائیں کہ کوئی سگنیفیکنٹ، یعنی ٹرمپ کے آنے کے بعد اس ٹینیور میں، اس 4 سال میں آپ کوئی بڑی میسیو اچیومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بیانات تو ان کے ایسے آ رہے ہیں، اپنے الائز کے بارے میں بھی وہ بات کر رہے ہیں، میکسیکو کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کینیڈا کے بارے میں بھی جسٹن ٹروڈو سے جو معاملات ان کے چل رہے تھے، لیکن دوسری طرف چائنا کے ساتھ وہ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں، رشیا کے ساتھ وہ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو جو ان کے پرانے حریف تھے ان سے وہ تعلقات استوار کرنا چاہ رہے ہیں، تو بڑی کچھ اسٹرینج سی ان کی پالیسی ہے. زہیب، میرا خیال ہے کہ یہ 4 سالہ دور بہت ہنگامہ خیز ہوگا، انتہائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اگلے 4 سال میں امریکہ دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں دنیا پر اپنی وہ جو ہے دوبارہ سے نیو ورلڈ آرڈر کے انداز پر چودراہٹ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، جس میں ہو سکتا ہے کہ عملی طور پر جنگ کے ذریعے گرین لینڈ پر قبضے کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے ممالک پر معاشی اکنامیکل ٹیرف لگا کر بہت سارے ممالک کو اپنے دباؤ میں لانے کی بات بھی ہے. میرا خیال ہے کہ بہت ہنگامہ خیز دور ہوگا، ہنگامہ خیز وہ ہوگا رجیم. بالکل جی. حامد خان صاحب، سوری حامد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے، کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ پالیٹکس پہ بات ہو جائے. انٹرنیشنل معاملات کی ہم نے بات کر لی کہ ٹرمپ کی وہاں پہ رجیم چینج ہو رہا ہے، ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں. اب پاکستان کی سیاست کی ہم بات کریں گے. جاتی عمرہ میں سیاسی گپ شپ ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی بیٹھک ہوئی ہے. وزیر اعظم نے پارٹی قائد کو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات اور مطالبات سے آگاہ کیا ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ کا راستہ اپنانے پر اتفاق کیا گیا ہے. شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات پر بریف کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں سے آگاہ کیا ہے. تو حکومت کے یہ سیاسی معاملات، پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات اور حکومت کی اپنی گورننس یہ کس طرف جاری ہے، اس پر ہم بات کریں گے. جی اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر عبدالقیوم صاحب، پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. السلام علیکم سینیٹر عبدالقیوم صاحب. تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر تھینک یو سر. سر یہ بتائیے، وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے. تحریک انصاف کے مطالبات پر کوئی بھی غور و فکر کیا گیا
کیا نون لیگ مطالبات مانے گی یا نہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں اگر کوئی موسٹ ایکسپیرینسڈ لیڈر ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں، اور لیکن وہ اس وقت حکومت کا حصہ ان دیٹ سینس نہیں ہے کہ کسی لحاظ سے بھی. تو ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں اور اس لیے ان سے اگر مشاورت کے لیے وہ گئے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اینڈ آئی کین اشور یو کہ نواز شریف کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محاذ آرائی کے قائل بالکل نہیں ہے، اور ان کی اگر کوئی بات انہوں نے پرائم منسٹر سے کی ہوگی تو یہی کیا ہوگا کہ ملک کے اندر امن اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ بین الاقوامی افق پہ آپ دیکھیے یہ امریکہ میں چینجز آ رہی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں بیکاز وی آر اسٹیک ہولڈرز. سیکنڈلی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بیٹر تب ہوں گی، پاکستان کی مضبوط پوزیشن ہوگی اگر آپ دہشت گردی اور یہ سیکیورٹی کے ہمیں چیلنجز ہیں ان کو ختم نہ کریں. تو اس کے لیے ملک کے اندر یکجہتی ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. تو میرے خیال میں حکومت بھی اس میں کوائٹ سیریس ہے، اور تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ ابھی دیر آیا درست آیا، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر اور سیاست لیول کے اوپر ہم اپنے مسائل کو حل کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس کے اوپر آئی ایم شور کہ ان کو شاباش ملنی چاہیے. لیکن اس کے اندر سنسیریٹی ہونی چاہیے دونوں طرف سے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق آگے چلانا ہے، اور ود ان دی کانسٹیٹیوشن آپ کی جو آپ اپنا ڈفر بھی کریں، آپ پروٹیسٹ بھی کر لیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ملک کو نہ بند کر دیں، سڑکیں نہ روک دیں، ایئرپورٹوں کو نہ تالا لگنا پڑے، پیشنٹ ہاسپیٹلز میں جا سکے، بچے تعلیم حاصل کر سکے. تو میرے خیال میں اس ایک پیرامیٹر کے اندر ان کو فنکشن کرنا ہوگا. تو آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے، تو ان کے مطالبات یہی ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق آپ چلائیں، اور وہ جو الیکشن سے متعلق تحفظات ہیں وہ بھی دور کریں، اور قبل اس کے یہ جو دو واقعات ہیں 9 والے اور 26 کے، اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس پر آپ کو ذمہ دار وہ ٹھہرا رہے ہیں. تو مذاکرات آگے بڑھے، یہ ضروری ہے نا یکجہتی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی انف کہ آپ ایک بیان دے دیں کہ ہم آئین کے مطابق ملک کو چلانا چاہتے ہیں. اپوزیشن ہیز ٹو واک دی ٹاک. جب آپ دیکھیں نو کانفیڈنس ہوا تو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ اینڈ کے اوپر آپ کو پتہ پریزن وار جو وین منگوانی پڑی اور عدالتیں کھلی، اور تب اور باقی بھی وہ ہے کہ ادھر ہم ہیں یا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کی یلغاریں، افواج پاکستان کے اوپر حملے، ان کی قیادت پہ حملے، فزیکل اٹیکس. تو مطلب ہے یہ کہیں آئین جوڈیشل کمیشن کے مطالبات پر بتائیے کیا کہتی ہے نون لیگ. رانا صاحب نے تو رد کر دیا اس کو. نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی جو پوزیشن ہے نا، آپ خود زہیب سمجھتے ہیں، یہ ہر اہل عقل بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس وقت بنتا ہے جب انیشیلی کوئی واقعہ ہو تو آپ اس کی سمت طے کرنے کے لیے کچھ ایک کمیشن بنا دیتے ہیں، ایک بندے کا، 2 کا یا 3 کا، اور وہ بتاتے ہیں کہ یس ہمارے خیال میں یہ قصوروار ہے اور یہ قصوروار نہیں ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ جو جن کے اوپر الزام ہوتا ہے ان کو کورٹس میں لے کے جاتے ہیں آپ، اور کورٹ کے اندر مقدمہ چلتا ہے. ابھی تو وہ سٹیج تو طے ہوگی، اسٹیٹ اوے یہ ایشو سارے کورٹس کے اندر گئے ہیں. 9 مئی کا بھی ہے، اس کے اندر ٹرائل ہو گئے ہیں، ان میں پنشمنٹس ہو گئی ہے، وہ ایک لیگل سسٹم شروع ہو گیا ہے. تو ابھی پھر آپ پیچھے جائیں گے تو کمیشن بنائیں گے، وہ تو ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے. ابھی عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. یہ کمیشن سے زیادہ پوٹنٹ اور زیادہ لیگل نہیں ہو پائے گا، یعنی مختصراً یہ کہ یہ نہیں ہو پائیں گے، یہ دونوں مطالبات نہیں مانے جائیں گے. اور پھر پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ یہ نہیں مانے جائیں گے تو مذاکرات ختم، فنش مذاکرات. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جی نہیں دیکھیں اس طرح بھی بلیک اینڈ وائٹ مارچی سیاست میں نہیں ہوتی. آئی ایم شور کہ حکومت کے جو لوگ، سیاسی لوگ بیٹھے ہیں یا تحریک انصاف کے جو وہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے سر جوڑ کے دیکھیں گے تو کوئی وے آؤٹ نکالیں گے. کہ ان کے دیکھیں نا، ان کے پہلے ڈیمانڈز تو یہ بھی تھی نا کہ آپ الیکشن نئے کرا دیں، آپ یہ اسمبلیاں توڑ دیں. آپ الٹیمیٹلی وہ نیچے آ کے اس پہ آ گئے
अभी अगर कमीशन की बात आती है तो हुकूमत उनको लीगल रीजंस देगी अपने तौर के ऊपर, और आई एम श्योर कि उसके अंदर भी गिव एंड टेक के ऊपर एक दूसरे को मुतमईन करके आगे चला जा सकता जी। है, और सियासत के अंदर रास्ते निकाले जा सकते हैं, वही हमारे मफाद में है, मुल्क के मफाद में हो गए, बिल्कुल। सर ये भी बताइए, आर्मी चीफ और तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से नून लीग थोड़ी सी परेशान क्यों नजर आ रही है? ये तो देखने वाली की निगाह का मैं डाउट करूंगा कि परेशान है या नहीं। देखिए मसला ये है कि सरवत मुल्क की जो सलामती है ना जी, उसकी दारोमदार सिर्फ अफवाज पाकिस्तान उनकी तोपों और गनों पे नहीं होता। मुल्क की सलामती का दारोमदार आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे है, ये टेररिज्म का है, मुल्क के अंदर सिविल वार सिचुएशन हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो तो मतलब एक न्यूट्रल बॉडी है, वो पूरे पाकिस्तान की हमारी नेशनल आर्मी है। तो मेरे ख्याल में ये एक तो मीटिंग हुई थी टोटली नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पे कि हो क्या रहा है, व्हाट इज द थ्रेट, ये कैसे केपी के अंदर या बॉर्डर से अंदर लोग आ रहे हैं, उसमें सिविल मिलिट्री का तावन कितना होना चाहिए, और बाकी सारे पॉलिटिकल लोग भी थे। तो कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपने तौर, मैं आपको बताऊं कि मैं सेनेट में था, तो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके डीजी आईएसआई, उनके डीजीएमओ आके सेनेट के अंदर हमें नहीं, वो एक अलग बात है ना सर, वो एक अलग बात है। वो मुलाकात तो आप जिसका हवाला दे रहे हैं ना, वो तो सबके सामने ही हुई है ना। एक मुलाकात बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की हुई है, जिस पर बानी पीटीआई ने उसको डिस्क्लोज किया कि हुई है और खुशाइंद है वो, तो वो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको खदशात हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खदशात। मुस्लिम लीग नून को ये मुलाकात भी बिल्कुल सरेआम इन दी सेंस हुई है कि सारी पार्टी के लोग वहां थे, फिर इंडिविजुअली कुछ लोग मिले होंगे वहां उनको, और जिनका उन्होंने अभी कहा कि हम उनसे मुलाकात किए, तो इसमें मेरे तो ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। आप अगर मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क में अमन लाने के लिए, को गलतफहमी दूर करने के लिए ये मुलाकात हुई है, तो ये मेरे ख्याल है क्रेडिट चीफ आर्मी स्टाफ को जाता है कि उन्होंने मुलाकात की। अच्छा, पीटीआई तो बैकडोर मुज़ाकरात चाह रही है, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाह रही है, या हो रहे हैं मुज़ाकरात उनके? देखिए उसके ऊपर भी कोई डाउट नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात तो वो सरेआम बताते रहे ना, वो तो कहते थे किसी से भी नहीं करने, इनसे करने हैं। और अभी भी जो उनका जो रिएक्शन आया है, उन्होंने यही कहा कि अगर ये मुलाकात हुई है तो ये बड़ा अच्छा हो गया है, उन लोगों से हम कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट रेलेवेंट ही नहीं है, हम तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट करते थे। तो एस्टेब्लिशमेंट उनको कहती थी नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे आप आपस में बातें करें, हमारे साथ ना करें। तो ये भी कोई राज की बात नहीं है कि वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करें या ना करें। तो हमारा भी ये ख्याल है कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकली डिसाइड करना होगा, अदरवाइज कल तक एक और हुकूमत आ जाएगी तो ये लोग अपोजिशन में होंगे, तो ये फिर कहेंगे हो कि चीफ आर्मी स्टाफ हमारे से बात करे। इस तरह फौज को भी कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, जो कि हमारे मुल्क के मफाद के अंदर बिल्कुल नहीं है। हमें उनके ऊपर ट्रस्ट भी करना होगा और हमें उनकी सपोर्ट भी करनी होगी, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान अकेला मुल्क की सलामती की सारी जो चैलेंजेस है उनको मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होता। ये आप जैसे कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है, और है वाकई, वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जिनके पास पावर है उनसे ही हमारे मुज़ाकरात होंगे। तो अगर हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी, हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? आपके साथ भी तो एक बातचीत चल रही है ना, उस बातचीत का नतीजा कोई निकलेगा? क्या स्टांस होगा? हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये जो क्वेश्चन अगर से शुरू होता है ना कि अगर ये ऐसे हो जाती, मैंने तो आपको बताया ना कि ये मुलाकात अगर इनकी वहां हुई है और इन्होंने कहा है कि हुई है और एडमिट किया है, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं है। इट इज गुड कि अगर वहां, और ये इसके ऊपर आर्मी ने डिनाई किया है कि कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई है। उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा कि इनके जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उन्हीं के ऊपर और मुल्क की सलामती के ऊपर बातचीत हुई है, और ये ठीक बात है। और इन एनी केस देखें, आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ या नेवल स्टाफ या चेयरमैन जॉइंट, उनके साथ आप सियासी बात तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है एनी लीडर, पॉलिटिकल लीडर वर्थ हिज सॉल्ट विल नेवर अगर गो एंड ये आप समझ जाए ना सब, तो क्या ही बात है। वैसे एज अ जर्नलिस्ट कितने अरसे से हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं और ये अदवार हम देखते आ रहे हैं, अगर ये बात समझ जाए तो कितनी ज़बरदस्त बात हो जाए। बिल्कुल, इकॉनमी पे, स्टेबिलिटी पे, आवाम पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर PMLN है, लीडर। यही बात है ज़ोहेब जो आप कह रहे हैं कि ये बातें तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं,
اور اصل میں ہاں ہر بالکل پارٹی پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتی ہے لیکن وہ ایکشن میں نہیں نظر سیاسی اور دیکھیں وہی بات ہے نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یہ بھی نعرہ مختلف جماعتوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز نے کہا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اسی طرح تمام ہی سیاسی جماعتیں اگر اپنے معاملات اپنے مسائل اپنے حد تک ہی رکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو سیم پیج ہو جاتا ہے. اور پی ٹی آئی نے بھی کہا، ان کے بیانات بڑے یاد ہیں سب کو کہ سیم پیج ہے، لیکن وہ پیج کب الگ الگ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، راتوں رات تبدیل ہو گیا. شمیہ شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں سیم پیج ہے. اب وہ اللہ کرے کہ ٹینیور پورا ہو اور ایک جمہوری سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھے اور ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی آئے. لیکن حالات و واقعات کچھ اس طرح کا بتا نہیں رہے ہیں کہ سیاسی لوگ سیاسی طور پر ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں. بالکل، یہ تو پاور کوریڈورز کی طرف ہی دیکھتے ہیں. یہ وقت ہی بتائے گا. ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے ناظرین، واپس آئیں اور مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب وقت ہوا جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جرنی کا. اوورسیز پاکستانی جی جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے ہیں ان پاکستانیوں کی جو پاکستان سے دور ضرور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. میں نے ناک کو ٹچ کیا، دل کہہ کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. ناک بھی دھڑکتی ہے. علی رضا جعفری نے آج ہمیں جوائن کیا ہے نیو یارک لانگ آئلینڈ سے. اکاؤنٹنٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم علی رضا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اکاؤنٹنٹ بڑے پیسے کماتے ہیں جی تو کیسا چل رہا ہے امریکہ میں یہ صورتحال اکاؤنٹنسی کی، اور کتنے پاکستانیوں کو اسی پروفیشن اسی سیکٹر میں دیکھتے ہیں آپ؟ اکاؤنٹنٹ جاب تو خیر ظاہر سی بات ہے، اس کا اسکوپ تو ہر جگہ ہی ہے، پاکستان سے لے کے چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو، اس کی ڈیمانڈ تو ہر جگہ ہی ہے، چاہے بینکنگ سیکٹر ہو، چاہے پرائیویٹ کمپنیز ہوں یا فیڈرل کمپنیز ہوں. اور کافی پاکستانی اس فیلڈ سے منسلک ہیں، کافی اسٹوڈنٹس ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں جو اکاؤنٹنگ فیلڈ میں آج کا جو کہ نیو ٹرینڈ ہے آج کے دور میں، جیسے آئی ٹی سیکٹر ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، تو بہت سے لوگ اس سے بھی منسلک ہو چکے ہیں. تو اس چیز کی ذرا ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. اور نیو یارک میں کیسے یعنی سیٹل ہونے کا جو آپ نے پروگرام بنایا، کہاں سے آغاز کیا؟ پاکستان میں کب تک تھے آپ، اور پاکستان میں کیا تعلیم حاصل کی آپ نے؟ پاکستان میں ہیں کراچی سے ہم لوگ، اور 2015 میں ہم لوگ موو ہوئے ہیں نیو یارک، اور ہم لوگ امیگریشن ویزا کے تھرو آئے تھے، اور ماشاءاللہ سے اب 10 سال ہو چکے ہیں اور ہم لوگ نیو یارک میں ہی سیٹل ہیں. پاکستان میں میں نے پڑھائی مکمل کی کراچی یونیورسٹی سے BCom، اینڈ دین فردر آئی کنٹینیو مائی ایجوکیشن ہیئر. میں نے نیو یارک سے بھی اور ورجینیا کالج سے بھی اپنی ڈگری مکمل کری. And then since then, even though I work in airport, JFK airport, PIA کے میں تھوڑا سا میں نے جاب کی ایز اے ٹکٹنگ، جب PIA کی تھی JFK نیو یارک، اور جب سے ظاہر سی بات ہے ڈسکنٹینیو ہوئی ہے، اس کے بعد سے پھر I'm in the accounting field. اچھا یہ بتائیے علی رضا، ٹرمپ آج حلف اٹھا رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو پاکستانی کمیونٹی کیسا فیل کر رہی ہے ٹرمپ کے آنے سے؟ شاہین بات ہوگی یا پاکستانی کمیونٹی کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستانی، صرف پاکستانی نہیں، آئی وڈ سے لائک اس کی بہت سپورٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، کیونکہ ان کی بہت ہوپس اس سے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جتنی بھی جنگ، چاہے رشیا یوکرین ہو، چاہے مڈل ایسٹ کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے متعلق، چاہے پاکستان کی صورتحال ہو، تو بہت سی ہوپ ٹرمپ سے جڑی. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ از اینٹی وار. بالکل ایسے ہی. ایون کہ آپ کی لاسٹ اس کی جو ٹینیور تھا اس میں بھی اس نے کافی حد تک جنگوں کو ختم، اور رشیا سے اس کے اچھے تعلقات ہیں. افغانستان میں اس نے ایک اچھا کردار ادا کیا جی اپنے فوجیوں اپنے. اچھا یہ تو آپ بتا رہے ہیں، اور پاکستانی تو خاص طور پہ دیکھیں بڑے ہی سیاست اس طرح ہوتے ہیں نا کہ وہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے آپس میں، مطلب دوست یار دوست بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہیں چاہے. تو کیا یو ایس میں بھی آپ بہت زیادہ اویئر ہیں لوگ پالیٹکس کے بارے میں، اور جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کرنے جا رہا ہے، کس کی کیا پالیسیز ہیں؟
اور پاکستان کی مشرق وسطیٰ کی بات ہوتی ہے اس طرح جیسے آپ بات کریں؟ زہیب آپ کو شاید یقین نہ ہے لیکن پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے وہ سیاست زیادہ جانتے ہیں, سیاست سے زیادہ منسلک ہیں. ایون دو جو لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے ہیں وہ لوگ اب پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اتنا اناویئر ہیں, وہ اپنی لائف سے مطلب آپ سمجھیں کہ مصروف ہیں اپنی زندگی میں, کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں, کیا چل رہا ہے پاکستان میں نہیں علی رضا, پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو پاکستان اور دنیا بھر کی کیا مصروفیات ہیں وہ پتا ہے, کیونکہ بہت ہم پالیٹکس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. ہم تو جب بھی غلط لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ کو اپنے لوگ بدلنے پڑیں گے. جب بھی اپنے دوستوں سے بات کریں بھائی بس ہم تو باہر جانے کی لگی ہوئی ہے. نہیں, اس کے پیچھے بھی وجہ ہے, وہ خیر اس کی وہ وجہ بعد میں بات کریں گے آپ سے. اس کی وجہ دیکھیں وہ اویئر ہے جب بھی اس طرح کی بات کریں. اچھا یہ بتائیں, وہ یہ بات تو ہو گئی نا پالیٹکس کی اور ساری چیزیں, بڑی سیریس بات ہو گئی. کراچی پہ نائٹ کرکٹ اس کو مس کرتے ہیں آپ, اور یقیناً آپ نے کھیلی ہوگی. ہاں بتائیے نا, سڑکوں پہ نہیں کھیل سکتے اب آپ وہاں؟ سڑکوں پہ تو نہیں کھیل سکتے بالکل, یہاں پہ تو کرکٹ کا رجحان ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کرکٹ ہوتی کیا ہے. صحیح بات ہے. اور پھر بھی ہمیں ہرا دیا. یہ تھوڑا سا ہمارے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ رہا, ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہرا دیا, لیکن بہت مس کر کرکٹ, رمضان کرکٹ. ہم تو بچپن سے جو ہے کرکٹ کے شوقین ہیں, وہ کھیلتے ہیں. یہاں تو بالکل ہی ابھی آپ سمجھیں کہ میں بیٹھا ہوں, باہر اسنو چل رہی ہے. دیکھیں ذرا نیو یارک میں جو ہے 8 مہینے سردیاں رہتی ہیں, 3-4 مہینے گرمیاں رہتی ہیں. علی رضا پھر ایسے ہی موقعوں پہ اپنا ملک یاد آتا ہے نا, بہت زیادہ یاد آتا ہے, ہر تہوار پہ یاد آتا ہے, ہر موقع پہ یاد آتا ہے. خاص طور پہ ابھی رمضان آنے والے ہیں, بہت مطلب پاکستان میں تو بڑی گہما گہمی رہتی ہے. جی وہ آوازیں روزہ رکھنے والوں اٹھ جاؤ. علی رضا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں شو میں وقت دیا, اپنے اوپینینز. دیکھیں بھائی, علی رضا بھی یہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک جو اچیومنٹ ہے یا جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. which is so important because جو ٹائم جیسے جیسے آگے جا رہا تھا لگ رہا تھا ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی ایک بریک لینا ہم نے, بریک کے بعد آتے ہیں رائز اینڈ شائن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. اب ہم بات کرتے ہیں جی لائف سٹائل کی, ہیلدی لائف سٹائل کی, فٹنس کی, اور بریکنگ بیریئرز اینڈ اسٹیریوٹائپس کی جو کر رہا ہے اسپیشل اولمپکس پاکستان, چینجنگ لائف تھرو دی پاور آف اسپورٹس. لائف سٹائل ود اے پرپز, بہت ہی سیریس اور بہت ضروری مقصد ہے اس کے پیچھے. بالکل. آج خاص لوگ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اسپیشل اولمپکس پاکستان کی فیملی ہے, ٹیم ہے, ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. عدنان گاندھی ہے, اسپیشل اولمپکس فٹنس ایمبیسڈر ہے. السلام علیکم عدنان. رونق لکھانی ہے, ہو ڈزنٹ نو رونق, چیئر ہے ہماری, 35 ایئرز سے آپ یہ کر رہی ہیں. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دس شو. شعیب نظامی ہے, کنگ آف اسپورٹس اینڈ فٹنس ان پاکستان, میراتھن جو آپ ریس کرتے ہیں, رن کرتے ہیں, اس کے ڈائریکٹر ہیں. اور فیصل شفیع, اباؤٹ 6 اسٹار میراتھن میڈلسٹ ہیں اور سینئر رن کوچ بھی ہیں. اتنی اچیومنٹس اور ایک ساتھ ہی آپ نے بٹھا دیے سارے. ہاں بھائی, تو آج ہمارا مقصد ہے بات کرنے کا میراتھن کے لیے اور جو انبلیویبل کام اسپیشل اولمپکس کر رہی ہے. بالکل. سو رونق, اف وی اسٹارٹ وتھ یو. I would just like to say that this جو ابھی ہمارا جو میراتھن ہونے والا ہے on 26th of January, this is our 10th year. اور جو 10 سال جو ہمارے جو 10 consecutive years, even in COVID time میں بھی ہم نے کیا تھا یہ ماشاء اللہ. جو کیا تھا اس دن the first time 2016 میں, اور آج جو ہے is a big difference. The runners are out of the streets and supporting a cause like Special Olympics, where we transformed lives of people who were intellectually disabled through power sports. And what better, I was lovely team over here. ان کے بغیر تو یہ اچیومنٹ ہماری ہوتی نہیں. So the big milestone 10th. تو ان میں سے ہی پوچھتے ہیں نا, عدنان سے پوچھتے ہیں. عدنان, ایک تو فٹنس ایمبیسڈر آپ ہیں, پھر ایس او پی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. کیسے آپ کا سفر کیسے شروع ہوا ہے ایس او پی کے ساتھ, اور کیوں میراتھن کا انتخاب کیا؟ Absolutely great question. ہم لوگوں نے یہ پہلی ریس کی تھی 2016 میں. And our idea was that there are other ways to raise funds, right? There are plenty of other ways. And internationally,
the sport of marathon, it doesn't matter what the distance, just the sport of running marathon, getting people out there raises a lot of funds. You take the example of COVID ke time mein, because marathons weren't happening, there are actual charities that went bankrupt because they rely on this sport as a source of income at that level. So hum logon ka plan tha, we sat with Auntie Ronak and we said, look, let's create a long-term plan. Let's create the community, create that connection, tradition. It takes time. 1 saal, 2 saal, and that first year, ab yakin kare, it was basically a walk. People would push. My son, I remember, he was like 2 years old, you know, in a pushchair. People were walking. So logon ne finish kiya tha. We had it over there in Moin Khan Academy. 2016. It's been 8 years. It exploded into a half marathon. Thousands of finishers. People flying in from Islamabad, Lahore. So abhi it's become a signature event. Let's not call it a race. It's a signature event where you, the community, can contribute. And you're not just writing a check. You're showing up with your family. You're bringing your mom, your dad, your kids. It becomes a community affair. It's about fitness. Ye jo tradition hai, it takes time. So mashallah, we are now on our 10th edition with her efforts, and we're expanding, and that's the power of what this sport brings to charity fundraising. बिल्कुल ऐसे ही है. शुएब, आपको माना जाता है किंग ऑफ रेस मैनेजमेंट. भाई ये कैसे हुआ? और आप तो सारी मैराथन्स को देख रहे होते. स्पेशल ओलंपिक्स की क्या खास बात है? देखिए, स्पेशल ओलंपिक्स नेम इज स्पेशल, सही बात है. तो स्पेशल ओलंपिक्स इसलिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंक्लूजन. बाकी जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें लोग रेस कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ें अपना टाइम देख रहे होते हैं, बट फॉर स्पेशल ओलंपिक इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग कम्युनिटी टुगेदर. आपका इंक्लूजन आप देखें, आपको हर किस्म के बच्चे दिखेंगे, फैमिलीज दिखेंगी. तो सब लोग रेस करने के लिए नहीं आए होते. सबका एक पर्पस होता है, टू रेस फंड्स फॉर दोज किड्स हु आर वेरी स्पेशल टू ऑल ऑफ अस. ठीक है, और वो भाग सकें, दे कैन पार्टिसिपेट इंटरनेशनली, उनके लिए हम फंड रेस कर सकें. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द कम्युनिटी. आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लेकर आते हैं, वो कैसे अप्लाई हो रही है? और इस रेस में जो 10th ईयर एनिवर्सरी है उसमें क्या होगा, कितने बजे स्टार्ट होगी, जरा इवेंट के बारे में. यानी सारा इवेंट शोएब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. शुएब जो है, टाइमिंग क्या है, कितना रेस की मैनेजमेंट है मोस्ट प्रॉब्ली, टेक्निकल वाली. बाकी रौनक की टीम एक्चुअली पूरी कर रही होती है मैंने. सो वी आर जस्ट टेकिंग पार्ट एज अ टेक्निकल पार्टनर. तो जिसपे टेक्निकल पार्टनर में क्या है कि टाइम पे स्टार्ट हो रही है, नहीं हो रही रेस. अक्सर कभी कभी रूट में कोई चेंजेस आ जाती है हमारे यहाँ, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, लास्ट में एसओएस सिचुएशन किस तरह मैनेज करनी है. और इस साल कहाँ है, कहाँ से शुरू हो रही है, कितने बजे शुरू? इस साल ऐवान सदर से स्टार्ट है. क्या बात है. तो बिल्कुल स्टार्ट ही ऐवान सदर. हल्का नहीं लेगा. लोकेशन ही कराची में चेंज हुई है. इससे पहले हम मोइन खान पे कर रहे थे, फिर इमार से कर रहे थे. सो वी चेंज द लोकेशन दिस ईयर और शहर में जा रहे हैं. ठीक है, जब तक आप शहर में जाते हैं ना, अभी तक क्या होता है, आप फेज 8 में कर रहे होते हैं डिफेंस में, तो बस जो लोग भाग रहे होते हैं सिर्फ वही लोग होते हैं. सही बात है. अब शहर के अंदर लोग भी दिख रहे हैं. जब शहर में जाते हैं ना, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग, और वो देखते हैं कि अच्छा उसके साथ इम्पैक्ट क्या होता है. हमने लास्ट ईयर जब 14 अगस्त में किया था, तो हम यूएस कॉन्सुलेट के साथ एक कच्ची आबादी है, वो लोग सारे रोड पे आके ना बैठ गए थे, तालियां बजा रहे थे. तो आपके पास ना वो क्राउड अगर देखेगा, नेक्स्ट ईयर दे विल कम फॉर द रेस. बिल्कुल ऐसे. फैसल, आप बताएं भाई, क्या ये मोइन खान से हमारे सदर तक का सफर कैसा रहा, और मोटिवेशन क्या मुख्तलिफ होती है जब ऐसे कॉज के लिए लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने, उनको कोच करना? देखें, कोच तो खैर मैं वैसे यूजुअली मैराथन्स के लिए करते रहते हैं. अब एक उस पॉइंट पे हूँ मैं कि अब आई विल रन मैराथन्स फॉर अ पर्पस, क्योंकि मैंने दुनिया भर में तकरीबन मतलब ऑल द कॉन्टिनेंट्स आई रन ऑल द मैराथन्स, एंड वहाँ लोगों को मैंने बड़ी जज्बे के साथ चैरिटीज़ के लिए पैसे रेज करते हुए देखा. तो इस दफ़ा ऐसे हम रौनक आंटी के साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करते हैं पूरे प्रोसेस को, टू रेज मोर फंड्स, बिकॉज दीज चिल्ड्रन, दीज एथलीट्स, दे डिजर्व अ चांस. एब्सोल्युटली. और इनको फर्स्ट क्लास मतलब ट्रीटमेंट जो है ना वो मिलना चाहिए, बिकॉज दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान, एंड इनको देख के और लोग मोटिवेट होते हैं. इफ़ दे कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट. तो वो बैठे बैठे हमारा प्लान बना कि जी क्लब लेवल पे पार्टिसिपेशन होगी, इस दफ़ा इंडिविजुअल नहीं होगी. फिर वो जो बिप्स थी उनको गोल्डन बिप्स करके हमने उनको सेल आउट करने का प्लान बनाया. आई वाज अ लिटिल थोड़ा सा डरा हुआ था मैं कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन
हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें, और वो जो फंड रेज हुए हैं तो इट्स उसमें किसी का फायदा नहीं है, इट्स जस्ट दीज एथलीट्स विल गेट मोर एक्सपोजर। फैसल, हम यहाँ बाकी सब तो पाकिस्तान तक की बात कर रहे हैं, आप शुएब और अदनान तो टोक्यो तक जा चुके हैं, उसके बारे में बताएं। और पिछले साल मतलब पिछली दफा भी आपने टोक्यो रन किया था, इस दफा जो कर रहे हैं इट्स विद अ पर्पस। वो पर्पस अच्छा, तो इस दफा टोक्यो मैराथन 3 मार्च को मैं भाग रहा हूँ, तो मैंने रौनक आंटी को कहा था कि अगेन लेट मी जस्ट डू इट फॉर अ पर्पस, लेट्स जस्ट रेज से 3 मिलियन, आई विल बी रेजिंग 3 मिलियन फॉर स्पेशल ओलंपिक्स, और जो मैं पूरा अपना कैंपेन है आई विल रन with the SOP। तो लोगों को बताएं कितना बड़ा रन है। तो वो एक 42.195 किलोमीटर, इट्स नॉट एन इजी रन, इट्स लाइक आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से आप बहरिया टाउन जाएंगे और वापस आएंगे, वो तब भी पूरा नहीं होगा, और उसमें आप रुक नहीं सकते, आप भागते रहेंगे, और जापान उस वक्त 2-3 डिग्री टेम्परेचर होता है, लॉजिस्टिक्स हर चीज़ बड़ी इतनी आसान नहीं होती है, बट व्हेन यू रनिंग फॉर अ पर्पस, यू नो ऑटोमेटिकली एक एड्रेनलिन रश आ जाता है आपके, कि कुछ बच्चे हैं who will be very very thankful to you once you complete that marathon and you have that medal in your hand and you have that money to give it to them, तो वो उनके लिए एक it becomes a purpose, because marathon is all about defeating your inner demon, fears, everything, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, तो वो इसीलिए उसको एक पर्पस दे दिया। It's so amazing। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है थोड़ा SOP के साथ। इसके बाद आप गायब तो नहीं हो गई थी? सिर्फ आवाज आ रही थी। माशाल्लाह she's been there throughout। No, but I'll tell you, my most amazing experience is जब संडे को सुबह 7 बजे कराची जागा हुआ होता है, which is very unlike Karachi। And it's so vibrant and so amazing। अच्छा रौनक जी, आप ये बताएं कि ये तो कराची में हो रहे इवेंट, या फिर लाहौर में हो जाए, बड़े शहरों में हो जाए, आप छोटे शहरों में क्या इसी अपने इस कॉज को लेकर गई हैं और वहाँ कैसा? इंशाल्लाह राइट नाउ यस वी डू हैव प्रोग्राम्स इन स्मॉल सिटीज हमारे पूरे पाकिस्तान में। अभी हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है इन मैराथन इन लाहौर व्हिच इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय फैसल बैंक, एंड बट उनका जो प्लान है व्हाट वी फील इज दैट वी नॉट डू ओनली इन वन सिटी, विल गो नेक्स्ट, अभी इस साल है इन लाहौर, नेक्स्ट ईयर होगा इन सियालकोट होगा या गुजरांवाला या यू नो एनीवेयर एनी अदर प्लेस, सो ताकि एक पंजाब का पूरा और लोग आपको देख रहे हैं ना, उन लाइफ चेंजिंग कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने बहुत जरूर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोई, लेकिन ये कि लोग जो देख रहे हैं वो इससे मोटिवेशन बहुत सारे हैं। एक तो हमारे हेल्थ का भी हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बिकॉज वी फील दैट एथलीट्स अगर है तो खिलाड़ी अगर है तो उनको हेल्थ के लिए भी होना चाहिए, तो उसका भी हमारा बहुत वी हैव मेनी सक्सेस स्टोरीज देयर। लेकिन ऑल्सो एक हमारा एक जो हमारी लड़की है सना करके, सना शी इज फ्रॉम मीरपुर खास, एक स्मॉल टाउन कॉल्ड जड्डो, वहाँ पे ये लड़की जो थी शी वाज टाइड, शी वाज चेन्ड इनटू ऑन अ चारपाई, क्योंकि माँ बाप जो थे दे वर नॉट क्रूअल, माँ बाप बहुत गरीब थे एंड दे यूज्ड टू गो टू वर्क आउटसाइड, तो ये लड़की भाग जाती थी एंड शी वाज आल्सो अब्यूज्ड several times, so they to tie her up। हमने माशाल्लाह हम विद आवर टीम, हमारा जो आउटरीच की हमारी जो टीम है वो जब वहाँ पहुँची है, और ये सब वहाँ सब देख रहे थे कि वहाँ पे कौन ऐसे बच्चे हैं जो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। जब जाके ये सन्ना हमें मिली और सन्ना को हमने अनचेन किया, उनकी नानी के साथ वो कराची आई, उनको ट्रेन किया, बिकॉज शी वाज अ रनर, वो बहुत भागती थी, so we knew okay she's a runner, so we trained her and she was really very special, okay, she was really very unique, very she had some very syndrome tha which was very severe। Mashallah, she got trained for good 1.5 year। She went with us to Berlin। वहाँ पे उसने 800 मीटर किया, 400 मीटर किया, and she excelled। And she was also, the best part was that she was a torch bearer for Asia Pacific। क्या बात है, clapping होनी चाहिए। That is such a big achievement for Pakistan। Very cool। So mashallah, amazing। So Pakistan and like you say, रौनक always कि इस तरह की सनाएं बहुत हैं हमारी, बिल्कुल हमें वो सना को ढूंढना है, हम उन सना को ढूंढना चाहते हैं। आपको कितनी इसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्या दिल बड़े सुकून से सोती है ये रात को। ये बात सही है, बिल्कुल है तो यही ना, इसी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कि 35 years से मैं यही कर रही हूँ, and I really enjoy। I mean, I feel that when ये बच्चे आते हैं उनकी just smiles होती हैं उनके face पे, and then when they are like hugged, and when they are acknowledged by community, like these people, they are all from this top
you know, such elite areas means elite. लोगों के साथ लोगों के साथ रहे हो and then we expose our athletes to all these people. कोई चाहे वो अच्छा constitution. ये बताएं कि ऐवान सदर से भाग ही रहे हैं सिर्फ या any kind of support from government आपको अभी तक So mashallah, I must say Sindh government has been very kind. CM Saab Murad Ali Shah has been very supportive. So is also the Department of People with Disabilities. उन्होंने भी बहुत support किया. This is the first 2023 was the first year that we got great support from the government. So I must thank them once again. जो गवर्नर साहब जो कर रहे हैं, he's giving his premises, and वहीं से first time हमारी रेस जो है वो शुरू होगी from गवर्नर सिंध के घर से और गोइंग अप टू टावर से, टावर के बाद That's so amazing कि within, जैसे शोएब आप कह रहे हैं कि सिटी के बीच से ये मैराथन जब शुरू होगी तो जो इर्द गिर्द के इलाके के लोग हैं क्या पता नेक्स्ट ईयर वो भी पार्टिसिपेट करें. देखिए इमेजिन करें उस जगह पे गाड़ी पे जाना हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इतना रश होता है. अब वो संडे वाले दिन आप सुबह उस जगह पे जाएं और आप जाके चुंदेगढ़ रोड पे भाग रहे होंगे, आए चुंदेगढ़ रोड पे, और वो इमेजिन करें ना वो आप वैसे नहीं भाग सकते. उसके बाद आप जाके देखेंगे और फिर जो बाहर मैसेज जाएगा, गाड़ियां नहीं चला, मुल्क से बाहर जो मैसेज जाएगा, उसके बाद आप जाके बंस रोड पे नाश्ता करें साथ ही साथ. पूरा प्लान शोएब ने बनाया. बता रहा हूँ आप लोगों को करना क्या है, कितना जरूरी है. तो वहाँ बड़ा अच्छा फील आया कि भाई भाग रहे आए चुंडीगढ़ रोड पे और एक हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन जो बाहर दुनिया मुल्क से बाहर जो मैसेज जाएगा वो कितना जरूरी है पाकिस्तान का, ये पॉजिटिव इमेज होता है कि you have to make a connection. Right, I mean, we took Auntie is very humble. There is a Special Olympics athlete. He's a weightlifter. I think he's got maybe 7 silver medals, golds, most accomplished Olympian probably in Pakistan's history in the last 20 years. We took him with us for a different charity, TCF, जब flood relief के लिए हम लोग गए थे, London Marathon 2022. I remember that. So we got 5 spots, right? Abbott was generous enough; they gave us 5 spots. उसमें से this one boy went. इसने मेरे सामने 8 हफ्ते में he went from being able to run 5K to एक दफा तो he actually ran the full marathon to test himself, 42 kilometers. Wow. What impact that had in the people who came to support us in London, you can't touch. And they don't care what the charity was. All they see is that they have a connection to Pakistan and an avenue to help. It sounds crazy. I lived my entire life abroad. कभी-कभी आपको पता नहीं होता how to help. I mean, you can mention her name in any circle, in any Pakistani circle in England or in the US, and people know her name. But we want a connection to the actual event and how to help. And that's where the impact is huge. That's why you do a function, you create a tradition, but these races are tens and thousands of people, spectators, families and participants. Uski jo outreach hai na, that goes abroad. You know, Zohaib, in the last 10 years, it's also been 10 years where I've been part of SOP. And in those 10 years, through the power of sports and what the entire family of SOP has done, it's like a metamorphosis. जैसे वो कैटरपिलर और फिर वो तितली बन के जो उड़ते हैं ना, ये she always talks about, ये अभी तो बात कर रही है ना, ऑफ कैमरा भी जब भी हमारी बात होती है तो ये आपका बहुत जिक्र करती है. भाई, because I have seen life changing, change हो गए वो बच्चे, और जो बच्चे जिनको सोसाइटी में चीजें बोले जाती थी, आज उन्हीं बच्चों से उनके खानदान, उनकी बिल्डिंग, उनका पूरा एरिया मशहूर है. बिल्कुल बुनियादी जरूरियात से महरूम है. आप देखिए कि स्पेशल बच्चों की तो बात बहुत दूर की है जिसके लिए काम कर रही है, लेकिन वैसे ही पाकिस्तान में आप देखें ना कितनी गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोगों को बुनियादी बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रही है. बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त कम है. आखिरी एक चीज कुछ कहना है. This is not only one person, this is entire team. हमारे we office in Karachi, Islamabad, Lahore, Quetta, GB. तो पूरी ये टीम हमारी जो है ना वो इतनी पैशनेट है. That's why हमें सक्सेस मिला है, only because of the passionate people that are involved with us. So नाज़रीन, Sunday 26 January 2025 is your day कि आप गवर्नर 6:30 पे गवर्नर हाउस पहुंचे सदर में. In the middle of the city हम आपको बताएंगे जी inclusivity क्या होती है, power, strength, healthy lifestyle and fitness क्या होती है. Thank you guys, thank you so much for doing this.
فار پاکستان اینڈ آر کمیونٹی, اور نہ صرف کراچی, لاہور اور بڑے بڑے علاقوں میں, بلکہ یہ انفلٹریٹ ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی. تو شو کا وقت ختم ہوتا ہے. بالکل. رائز اینڈ شائن دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک دیتے رہیے گا اپنا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید کچھ اہم ایشوز کے ساتھ. جی, ہیو اے ونڈرفل ڈے. کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.